आज हम क्या देखेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, उसे क्या पढ़ेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, तो सबसे पहले क्या था, ग्लाइकोलाइसिस। क्या था, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा क्या था, डेकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डेकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डेकार्बोक्सिलेशन। फिर क्या था, इसको लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं। इसके बाद क्या थी, क्रेब्स साइकिल। क्या थी, क्रेब्स साइकिल। फिर क्या था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन ये है, ये हमको देखना है। तो देखो, कोई भी सबसे पहले जो मैंने बताया था, मेन जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। सही, ग्लूकोज से अलावा भी मैंने बताया था प्रोटीन है, फैट है, ऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन मेन क्या है, ग्लूकोज ही है। कार्बोहाइड्रेट ही होता है। कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म, ग्लूकोज की फॉर्म। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होते हैं। सही, तो हम किसके बारे में, जो एनसीईआरटी ने मेन फोकस करा, ग्लूकोज पे। तो ग्लूकोज पे देखते हैं। कोई भी खाना आया, सही है, आपके बॉडी के अंदर आपने खाना खाया, डाइजेशन हुआ उसका, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म में डाइजेशन हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होगा तो मतलब डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मेटल इनटू सिंपल फॉर्म। सही, विद द हेल्प ऑफ द वेरियस एंजाइम, उससे क्या पढ़ते हैं, डाइजेशन। अब देखोगे डाइजेशन जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर पूरा हम देखेंगे कौन कौन से एंजाइम, लेकिन अभी वो सोचने की जरूरत नहीं है। तो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, टूट गया खाना, कार्बोहाइड्रेट किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की। हम मेनली फोकस करते हैं किस पे, ग्लूकोज की। ये मैंने बायोमॉलिक्यूल्स में आपको बता दिए थे। सही, ये मतलब सुक्रोज के बारे में, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, जो भी ये सब बता दिए थे, वहाँ ये सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो ग्लूकोज में खाना कन्वर्ट हो गया, किसमें, ग्लूकोज में खाना कन्वर्ट हो गया। अब ग्लूकोज से ब्लड में पहुंचेगा, ब्लड किसको दे देगा, सेल में। अब हम सेल में पहुंचने के बाद इससे एनर्जी रिलीज कराना है इससे। सही, इसका भी ब्रेक डाउन होगा इससे, मतलब इसके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। उसी का वो क्या होगी, एनर्जी रिलीज। वो एनर्जी जो रिलीज होती है उसका क्या क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। कल मैंने देखो आपको डेफिनेशन बताई थी द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, बताया था मैंने। सी द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद इन अ सेल, रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड विद इन अ सेल रिलीज ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी। कल ये बताया था मैंने, आपको ध्यान रखना है। तो ये, तो पहले मैंने बताया था ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, तो पहले हम देखते हैं एरोबिक, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन होता है। कल मैंने आपको बताया था, तो आपको ध्यान रखना है। तो हम पहले देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। क्या देखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। तो ये मतलब ये ग्लूकोज कहाँ पहुंच गया, सेल में। किसमें पहुंच गया, ये सेल है, सेल में पहुंच गया। प्लांट सेल के बारे में पढ़ लें तो प्लांट सेल है ये, ऐसा इस सेल के अंदर पहुंच गया। ये क्या है, सेल है। सेल के अंदर क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया आपका, ये ग्लूकोज आ गया। अब ग्लूकोज से एनर्जी कैसे रिलीज होगी वो देखते हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो ये सारे स्टेप्स होंगे। तो हमको पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो स्टेप्स होते हैं सेल के कौन से पार्ट में होते हैं, किस पार्ट में होते हैं, वो पहले ध्यान रखना है। तो देखते हैं सबसे पहले आपको, देखो मैं ग्लूकोज में, ग्लूकोज आ गया सेल के अंदर, ये क्या है, ग्लूकोज से। तो ध्यान रखना, ग्लूकोज से पहले क्या होगा, ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बन जाएंगे। क्या बन जाते हैं, दो पायरुविक एसिड। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, दो पायरुविक एसिड में। तो ग्लूकोज दो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। इस मेथड को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या पढ़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। सही, अब ये दो पायरुविक एसिड, ये दो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। सही, अब ये दोनों पायरुविक एसिड ये दो जो पायरुविक एसिड है, ये वाले दो, मैं इधर कर देता हूं मैं, क्योंकि हमको ये दिखाना है अभी मैं किस किस कौन से पार्ट में किस में होता है। ये ग्लूकोज हो गया,
सी ग्लूकोज से क्या कन्वर्ट हो गए, किस में कन्वर्ट हो गया, 2 पायरुविक एसिड में। तो मैंने ऐसे बना दिए ये पायरुविक एसिड, इधर बना दिया पायरुविक एसिड, ये भी क्या कर दिया पायरुविक एसिड। इस मेथड को मैंने क्या लिखा था अभी यहाँ पर, ग्लाइकोलाइसिस। क्या लिखा था मैंने, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। 10 स्टेप्स होते हैं इसमें, हम देखेंगे भी। अब पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड में किस में कन्वर्ट होता है, एसिडिल कोएंजाइम में। किस में कन्वर्ट होता है, एसिडिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। और ये एसिडिल कोएंजाइम है, ये ऑक्सोलो एसिडिक एसिड के साथ, ऑक्सोलो एसिडिक एसिड के साथ। ध्यान रखना ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन का नंबर होता है वो 6 होगा। बहुत सही तरीके यही आपको रखना है। इसके अंदर कितना होगा, 3 कार्बन होंगे। ये 2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसके अंदर कितने होंगे, 3 कार्बन होंगे। सही। अब ये कन्वर्ट होता है इसमें एसिडिल कोएंजाइम में, तो यहाँ होता है एक CO2 निकल जाएगी। और यहाँ क्या बनता है, यहाँ पर एक बनता है NADH2। क्या बनता है, NADH2 बनेगा। सही। अब इसके अंदर इसके 3 कार्बन, एक CO2 निकलेगा, तो इसके अंदर कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन। ये ऑक्सोलो एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसके अंदर होते हैं 4 कार्बन। ये इसमें कन्वर्ट होगा, एसिडिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एसिडिल कोएंजाइम जो सेल के अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सोलो एसिडिक एसिड, उसके साथ मिलने के ये दोनों मिलकर ये दोनों मिलकर अब जो पार्टिसिपेट करेंगे एक साइकिल में, साइकिल ऑपरेट होती है यहाँ से इस तरीके से। इस साइकिल को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या पढ़ते हैं, क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल। अलग चौक से लिख देता हूँ उससे। क्या पढ़ते हैं, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। बहुत ध्यान से देखना आपको ये चीज़, क्रेब्स साइकिल। और ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाली आप देख रहे हो, ये यहाँ पर जो रिएक्शन है, ये इस वाली रिएक्शन को हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव डेकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डेकार्बोक्सिलेशन। सही, ऑक्सीडेटिव डेकार्बो, कहीं भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है आपको। क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीडेटिव डेकार्बोक्सिलेशन, इस रिएक्शन को। अब ये हो गया, आपको इतने स्टेप्स हो गए। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, ये अब ध्यान रखना, ये जो स्टेप्स हैं ये वाले, ग्लूकोज से पायरुविक, ये जो कन्वर्ट हो गई, ये अब देखते हैं किस में होगा, सेल में। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना, यही सब के बारे में पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, ऑक्सीडेटिव डेकार्बोक्सिलेशन में, फिर क्रेब्स साइकिल में। अब एक चीज ध्यान रखना जो हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस, इसमें 10 स्टेप्स होते हैं। कितने होते हैं, 10 स्टेप्स। 10 स्टेप्स होंगे। एक ध्यान रखना 1 और 3 स्टेप पे, 1-3 स्टेप एटीपी का फॉर्मेशन होता है। किसका, एटीपी का यूज होता है। एटीपी कंज्यूम्ड होती है। क्या होती है, कंज्यूम। यहाँ एटीपी खत्म होगी, कंज्यूम हो जाती है यहाँ पर। सही, 1 और 3 स्टेप पे। 6 स्टेप पे क्या होगा, यहाँ पर NADH2 का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, NADH2 का फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान रखना 7 और 10 स्टेप में, आपको ध्यान अभी मैं बताऊंगा पूरी सेट। स्टेप्स में यहाँ पर 7 और 10 स्टेप्स में यहाँ क्या होती है, एटीपी फॉर्मेशन। क्या होता है, एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी फॉर्मेशन, डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन होता है, डायरेक्ट बनती है तो उसे बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। ध्यान रखना, अभी तो सिर्फ मैं यही सब कुछ समझाऊंगा, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ पढ़ेंगे क्या क्या यहाँ पर। जो क्रेब्स साइकिल होगी, ध्यान रखना क्रेब्स साइकिल में आपको ध्यान रखना है 4, 6, 8 और 10 स्टेप्स। इसमें यहाँ पर NADH2 बनेगा, NADH2 बनता है। यहाँ भी NADH2 बनेगा। क्या बनेगा, NADH2। NADH2 का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। यह बनता है FADH2। क्या बनता है यहाँ पर, FADH2। यहाँ क्या बनता है, NADH2। क्या बनता है, NADH2। क्लियर हो गया। और मतलब यहाँ पर एक 7 स्टेप पे क्या डायरेक्ट एटीपी बनती है। क्या बनती है, 7 स्टेप पे क्या बनती है, डायरेक्ट एटीपी बनती है। 7 स्टेप पे क्या बनती है, डायरेक्ट एटीपी। तो इसमें देखेंगे हम, इसमें इस वाली रिएक्शन में। इसके बाद ध्यान रखना, अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस जो रिएक्शन है, जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये अब मान लेते हैं कहाँ, सब कहाँ, और ये सेल में। तो मैंने ये बना दिया सेल, ये
अब आपको ध्यान रखना है ये किसके अंदर हो रही है, सेल के अंदर। किसके अंदर रिएक्शन हो रही है, सेल के अंदर। ये तो ये पहले ये जो रिएक्शन है ये वाली, तो आप ध्यान रखना अब ये मतलब कौन सेल के किस पार्ट में होगी सबसे पहले वो ध्यान रखना है। तो ये जहाँ ध्यान, ये वाली रिएक्शन जो इतनी है अब जो हम देख रहे हैं ये पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड इसके अंदर एंटर कर जाता है ये। तो ध्यान रखना ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये जो रिएक्शन बाकी सब देख रहे हो ये जो क्या सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इनर मेम्ब्रेन आपने मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बताया आपको, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन होने नहीं, जगह जगह फोल्ड होती है, क्रिस्टी वगैरह मैंने बताया। एक चीज़ दिखा यहाँ पर से एक दिखा देता हूँ, ऐसे ये फोल्ड हो गई ऐसे, हर जगह फोल्डिंग लिखी होती है, ऐसे होती है क्रिस्टी, इस तरीके से होती है फोल्ड। ये आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर इस तरीके से लगे होते हैं क्या, F1 पार्टिकल। ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। पहले सेल बायोलॉजी मैंने पहले ही बता दिया, इसलिए से ये F1 पार्टिकल ऐसे प्रेजेंट होंगे। तो आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये मतलब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी सब कुछ प्रेजेंट होगा वो उससे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या पढ़ते हैं, मैट्रिक्स। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। वो आपको आना चाहिए। तो एक चीज ध्यान रखना, जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन होता है ये सब क्या होगा, साइटोप्लाज्म। क्योंकि ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सब ये क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो अब देखो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। सबसे पहले जो ग्लाइकोलाइसिस स्टेप्स है, ग्लाइकोलाइसिस होता है वो किसमें होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये आपको ध्यान रखना सबसे फर्स्ट क्या होगा, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये चीज़ आपको वैसे याद रखना है क्योंकि अभी मैं ग्लाइकोलाइसिस बताऊंगा, तो ये चीज़ अगर स्टार्टिंग में लिख लोगे तो आपको आसानी में याद करने में आसानी हो जाती है। जब मैं सारे स्टेप बताऊंगा तो वैसे याद हो जाएंगे आपको, सही। लेकिन आप सिर्फ सिंपल थोड़ा याद करने के लिए हमको आसानी हो जाए इसलिए मतलब ये बता दिए स्टेप यहाँ पर। ये ध्यान रखना, ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। ग्लूकोज से क्या बनेंगे, 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। तो इस दौरान जो पायरुविक एसिड बनते हैं, तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेंगे, इसको पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। एक चीज ध्यान रखना, ग्लाइकोलाइसिस जो रिएक्शन है, चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ना हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ना हो, ग्लाइकोलाइसिस होना है। सही, ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन होना है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। इसके बाद क्या, जो पायरुविक एसिड बने हैं वो पायरुविक एसिड एंटर कर जाते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जो पायरुविक एसिड होते हैं, एक 2 बने, अब पहले एक देते हैं। एक पायरुविक एसिड, एक एसिडिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, तो एक NADH2 बनेगा। क्या बनेगा, एक NADH2। क्या बनता है, एक NADH2 बनता है और एक CO2 रिलीज होता है। क्लियर हो गया। तो पायरुविक एसिड एसिडिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं, एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, इसीलिए बोलते हैं। सही, हाइड्रोजन बनना मतलब यहाँ पर NADH2 बनना से बोलते हैं ऑक्सीडेटिव। क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेटिव। CO2 रिलीज हो रही है, डेकार्बोक्सिलेशन। क्या पढ़ेंगे, डेकार्बोक्सिलेशन। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डेकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डेकार्बोक्सिलेशन। अब एक एसिडिल कोएंजाइम, सही, एक जो एसिडिल कोएंजाइम है इसके अंदर दोनों कार्बन रिलीज होते हैं। हम देखते हैं क्रेब्स साइकिल में कैसे रिलीज होंगे। तो पहले ये स्टेप, अब जो एसिडिल कोएंजाइम है ये ऑक्सिलो एसिडिक एसिड, एक केमिकल मतलब ये जो एसिड है ऑलरेडी प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अंदर 4 कार्बन होंगे, सही। इसके अंदर क्या होंगे, 2 कार्बन, दोनों मिलने के बाद यहाँ साइट्रिक एसिड बनाएंगे, वो बाद में हम रिएक्शन देखेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये दोनों मिलने के बाद एक साइकिल ऑपरेट करते हैं। इसको साइकिल को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या पढ़ते हैं, क्रेब्स साइकिल। क्या बोलेंगे, क्रेब्स साइकिल। तो ध्यान रखना, पायरुविक एक ग्लूकोज के लिए कितनी क्रेब्स साइकिल होंगी, 2। सबसे पहले यही ध्यान रखना, क्योंकि 2 कैसे होंगी, ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, 2 पायरुविक एसिड में। तो एक पायरुविक एसिड इसमें कन्वर्ट होगा, फिर दूसरा पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिडिल कोएंजाइम में। क्लियर है, देखते हैं। सही, तो क्या मतलब ये साइकिल कितनी बार ऑपरेट होती है, 2 बार ऑपरेट होती है। और ये 7 स्टेप है, ध्यान रखना, ये 7 ATP नहीं है, क्या है, 7 स्टेप है ये वाला।
1 एटीपी बनती है, देखेंगे बाद में हम। तो जब ये क्रैब साइकिल ऑपरेट होती है, जब एक क्रैब साइकिल में ध्यान रखना कितने NADH2 बनेंगे, 3 NADH2 1 FADH2, 3 NADH2 बनते हैं, 1 2 3, एक क्या बनेगा FADH2, क्या बनता है क्या FADH2 में, एक डायरेक्ट ATP बनती है, सब्सट्रेट फॉस्फोरिलेशन। अब ध्यान रखना होता क्या है, ये NADH2 FADH2 और जो भी NADH2 है और भी FADH2 है, इससे क्या बनाना, हमें ATP बनाना है, मेन काम क्या होता है ATP बनाना। अब जो ये वाला जो यहाँ पर जो NADH2 बना, इसका भी ये भी पहुँच जाएगा यहाँ पर, सही, किस पे, ये क्रिस्टी पे F1 पार्टिकल पे, ये भी जितने भी NADH2 बने वो भी कहाँ जाएंगे, यहाँ पर दोनों आ जाएंगे। अब दोनों आने के बाद जो NADH2 FADH2 जो भी यहाँ के NADH2 यहाँ के हो गए, यहाँ के NADH2 यहाँ पर आ जाते हैं। अब उस पर भी ये मतलब क्या करते हैं, अब मतलब ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर रन करेंगे इनके इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा यहाँ पर, मतलब इससे क्या बनेगी, ATP बनेगी। तो जो मतलब अब जो लास्ट स्टेप होता है यहाँ पर, जो मतलब स्टेप देखते हैं, तो उसको बोलते हैं ETC, क्या पढ़ते हैं ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ETC, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इस पर रन करेंगे तो ये क्या है F1 पार्टिकल, तो F1 पार्टिकल से क्या होती है, एनर्जी का फॉर्म है, ATP का फॉर्मेशन होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, जो F1 पार्टिकल में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्या पढ़ते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखो कौन कौन से स्टेप्स थे, सबसे पहले मैंने बताया था ग्लाइकोलाइसिस, आपको ध्यान रखना ये कहाँ पर हो रहा है, ये जो स्टेप है कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में। ऑक्सीडेटिव डिकार्बो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्रैब साइकिल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रॉन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पर होगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसके भी क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें F1 पार्टिकल में, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि जो स्टेप्स है किस पार्ट में होते हैं और कब किस पार्ट में होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये जो है बस यही समझ बता दिए, इसी के बारे में पढ़ना है हमको, एक एक स्टेप, सही, बहुत सही तरीके से आपको ध्यान रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपको, सही, बिल्कुल भी कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर हो गया, एक ग्लूकोज से 38 ADP बनते हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे, ध्यान रखना। अब मतलब यहाँ पर एक, चलो बाद में देखते हैं हम, मैं बिल्कुल लास्ट में, मतलब अभी आप ये लिख लेना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल मैं लास्ट में बताता हूँ कैसे ATP बनेंगे, सही। अब देखो ये इतने क्लियर हो गए आपको, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, बिल्कुल भी एक एक स्टेप आप लिख लेना इसी तरीके से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सारे के सारे स्टेप्स आपको अभी लिखना है। क्लियर है, लिखो पहले। देखते हैं, मैं सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। किसके बारे में, ग्लाइकोलाइसिस। अब देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस, तो ध्यान रखना जो ग्लाइकोलाइसिस है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ग्लाइकोज और लाइसिस, मतलब ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ग्लूकोज का टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। ये जो स्कीम, जो ये पाथवे है, जो जिसने देखा था वो कौन, इम्बेडन, नाम याद रखना आपको, इम्बेडन, मेयरहोफ एंड पार्नास, ये साइंटिस्ट थे तीन। इस पाथवे को हम EMP पाथवे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, EMP पाथवे बोलते हैं, इन तीनों साइंटिस्ट के नेम की बेस से। ये जो ग्लाइकोलाइसिस होगा वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, मैंने अभी आपको बता दिया कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ये भी ध्यान रखना है। चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ना हो, ये स्टेप्स होता है, कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस। जो साइटोप्लाज्म में होता है वो मैंने आपको पहले बताया था अभी इससे पहले, तो आपको वो चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है।
अब देखते हैं ये होता कैसे, ग्लाइकोलाइसिस में देखते हैं। बहुत सही तरीके से आपको याद करना है और लिखना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ग्लूकोज, सही, ग्लूकोज सेल में पहुंच गया आपका ये ग्लूकोज। 10 स्टेप्स में 5 स्टेप इधर लिखूंगा, उसके नीचे आप कॉपी में आप नीचे बिल्कुल एकदम 10 के 10 स्टेप नीचे जाते रहना, एकदम लिखते रहना। यहाँ पर आ नहीं पाएंगे इसलिए मैं 5 स्टेप इधर लिखूंगा, 5 इधर। ये ग्लूकोज हो गया, तो ग्लूकोज में ये ध्यान रखना आप ऐसे बनाओगे ग्लूकोज, ये मैंने 6 कार्बन बना दिए, सही। अब ये जो ग्लूकोज होता है, ये जो ग्लूकोज है ये, सही, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने का मतलब आप ये भी लिखते रहे, ये बना दिया मैंने ऐसे 3 होगा क्या, जो 5th कार्बन पे होता है यहाँ पे 6 कार्बन, इसमें फॉस्फेट आके लग जाएगा। 5th कार्बन पे क्या होता है? फॉस्फेट आके लग जाता है, तो फॉस्फेट आके लगेगा। कैसे लगेगा? यहाँ एक एटीपी का ब्रेकडाउन होता है। किसका? एटीपी का ब्रेकडाउन होगा। एटीपी जब टूटती है ऐसे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एडीपी और प्लस फॉस्फेट। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट अलग हो गया, ये फॉस्फेट कहाँ के लग गया? यहाँ पर आके लग गया। तो इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ फॉस्फेट को डायरेक्टली यहाँ पर, सही। अब जो एंजाइम यहाँ पर रोल प्ले करता है, जो एंजाइम्स, तो एंजाइम का नाम होता है हेक्सोकाइनेज। एंजाइम का नाम क्या होगा? हेक्सोकाइनेज। ये भी ध्यान, एंजाइम्स के नेम में इधर लिख देता हूँ। एंजाइम का नाम क्या होगा? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। अब इस रिएक्शन को क्या पढ़ेंगे वो भी आप लिखते रहना साथ साथ। जो ये रिएक्शन है इसको क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वो भी साथ साथ लिखते रहना। ये फर्स्ट जो रिएक्शन है, यहां क्या हुआ? फास्फोरस ऐड हो रहा है। फास्फोरस क्या रिएक्शन में ऐड हो रहा है, तो उसको पढ़ते हैं फास्फोराइलेशन। क्या पढ़ेंगे? फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन। क्या पढ़ेंगे? फास्फोराइलेशन। क्लियर हो गया? फर्स्ट, सही, फास्फोराइलेशन। अब ये ग्लूकोज है, अब ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। दोनों आइसोमर है एक दूसरे के, कुछ नहीं। तो यहां पर जो एंजाइम होगा, सही, आइसोमरेज। एंजाइम का नाम क्या होगा? आइसोमरेज। एंजाइम का नाम क्या होता है? आइसोमरेज। रिएक्शन को क्या पढ़ेंगे हम? आइसोमराइजेशन। रिएक्शन को क्या बोलते हैं? आइसोमराइजेशन, आइसोमेराइजेशन। क्लियर हो गया? आपको दिखाई देता होगा चौक से, सही, आइसोमराइजेशन। तो यहाँ पर आप समझने के लिए, मतलब कोई चेंज नहीं होता है, खाली आइसोमर है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, ऐसे कार्बन कार्बन, ये कितने कार्बन है? 6। ये कोई भी चेंज नहीं है, सही। अब ध्यान रखना, इसके बाद क्या होगा? ये जो फ्रक्टोज होगा, तो फ्रक्टोज होगा, ये वाला फ्रक्टोज, ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। 1,6 बाइफॉस्फेट का मतलब क्या हो गया? देखो ये कार्बन मैंने ये बना दिया ऐसे, 3 कार्बन, 4, 5, 6। 6 पे तो ऑलरेडी फॉस्फोरस लगा हुआ था। जो 1 नंबर का कार्बन होगा उस पर भी फॉस्फोरस आके ऐड हो जाएगा। ये फॉस्फोरस भी कहाँ के ऐड होगा? सेम टू सेम जैसे मैंने पहले बताया था, इस तरीके से, सही। एटीपी है, एटीपी ब्रेक डाउन हो जाएगी किसमें? एडीपी और प्लस फॉस्फेट में। ये फॉस्फेट यहाँ पर आके लग गया, तो यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, सही। यहाँ भी जो होगा एंजाइम होगा, सही, ये जो एंजाइम होता है इसका नाम होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ जो एंजाइम होगा वो क्या होगा? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज।
फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज से। इसको ध्यान रखना, पेस मेकर भी बोलते हैं और ग्लाइकोलाइसिस। लास्ट में बताऊंगा पेस मेकर क्यों बोलते हैं, लास्ट में जब नोट में आपको, तभी लास्ट में। अभी ध्यान रखना इसको, इतना ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पर दोबारा इसके एंजाइम का नाम क्या होगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्या होगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्या होगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब ध्यान रखना ये वाला जो थर्ड स्टेप है, इसमें भी क्या हुआ, जो थर्ड रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन में क्या हुआ, फॉस्फोरस ऐड हुआ, तो उसे क्या पढ़ेंगे, फॉस्फोराइलेशन। क्या पढ़ेंगे, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, सीधी सी बात है। यहाँ फर्स्ट बार हुआ तो फर्स्ट, यहाँ सेकंड कर दो, फॉस्फोराइलेशन। अब ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा दो कंपाउंड में, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाई हाइड्रोक्सो एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और किसमें, पीजीएल में, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। एनसीईआरटी में पूरा नाम दिया, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, डाई हाइड्रोक्सो एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड ऑलरेडी लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये है, अब दो मतलब ये टूट रहा है यहाँ पर, ये जो, अब ध्यान, इसके अंदर कितने कार्बन, जब ये दो में, इसके अंदर कितने कार्बन है, 6, ये दो में टूट गया तो इसके अंदर कितने कार्बन रह जाएंगे, 3। सही, कितने कार्बन रह जाएंगे, 3। इसके अंदर भी कितने कार्बन रह जाएंगे, 3। ऐसे यहाँ भी सही फॉस्फोरस है, यहाँ भी फॉस्फोरस है, ऐसे कन्वर्ट होते एक दूसरे के अंदर, क्या आइए, एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट रहते हैं। ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब ये हो गए। अब जो ये रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है, इसको जो एंजाइम रोल प्ले करता है यहाँ पर, तो एंजाइम का नेम मैं इधर लिख रहा हूँ। तो एंजाइम का नाम क्या होगा, एल्डोलेज। क्या होता है, एल्डोलेज। और ये रिएक्शन है क्या, जो रिएक्शन टूट रही है, इसे क्या पढ़ते हैं, क्लीवेज। रिएक्शन क्या पढ़ेंगे, क्लीवेज, मतलब टूट रहा है, टूटना है यहाँ पर। अब ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। सही, एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे तो यहाँ पर जो मतलब रिएक्शन होगी, इसको क्या, जो एंजाइम होगा यहाँ पर, एंजाइम कौन सा होगा, आइसोमरेज। एंजाइम कौन सा होता है, आइसोमरेज। आइसोमरेज, जैसे वहां पर था आइसोमरेज। और जो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, जो फिफ्थ रिएक्शन है, इसको क्या पढ़ेंगे हम, आइसोमराइजेशन। क्या पढ़ते हैं, आइसोमराइजेशन। क्या पढ़ते हैं, आइसोमराइजेशन। अब आइसोमराइजेशन के सेकंड टाइम हो गया तो यहाँ फर्स्ट लिख दो आप, फर्स्ट, और यहाँ क्या लिख दो, सेकंड। क्लियर हो गया, आइसोमराइजेशन। अब मैंने ये ध्यान रखना बहुत सही तरीके, देखो मैं एंजाइम के भी नेम लिख रहा हूँ, रिएक्शन के भी नेम लिख रहा हूँ, बता भी रहा हूँ इस तरीके से। ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट का लोग, इस पर एक फॉस्फोरस आके ऐड हुआ है। तो फॉस्फोरस जो आके ऐड होता है वो एटीपी के ब्रेकडाउन से फॉस्फोरस ऐड हो रहा है रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है, क्या पढ़ेंगे, फॉस्फोराइलेशन। अब मतलब फिर यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो, तो एक दूसरे के आइसोमर है, तो उसे क्या पढ़ेंगे, आइसोमराइजेशन। एंजाइम का नाम क्या होगा, आइसोमरेज। फिर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है, फिर होगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। क्या, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। दो, अब देखो इसमें पहले 6 नंबर पे कार्बन है, 1 नंबर वो 6 कार्बन पे क्या फॉस्फोरस है, अब 1 नंबर पे भी क्या होगा, फॉस्फोरस आ जाएगा। ये भी कहाँ से आएगा, एटीपी के ब्रेकडाउन से। एटीपी का ब्रेकडाउन होगा तो एंजाइम क्या होगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्या होगा, और जनरली क्या होता है, जनरली जब भी एटीपी टूटती है तो ऊपर वाले का नाम लिखते हैं हम। सही, ऊपर फ्रक्टोकाइनेज भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा एंजाइम का नेम, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब ये फ्रक्टो 1,6 बाइफॉस्फेट, ये ब्रेकडाउन हो जाता है किसमें, दो कंपाउंड में, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगी, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, टूट गए। इसका हम देखेंगे रिएक्शन में इसका यूज होगा, इसका यूज होने के बाद फिर दोबारा ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे, आइसोमरेज। सही, क्या पढ़ेंगे, एक दूसरे के, इसे एंजाइम क्या होगा, आइसोमरेज। जो रिएक्शन का नाम क्या होगा, वो आइसोमराइजेशन। रिएक्शन का नाम क्या होगा, आइसोमराइजेशन। अब ध्यान रखना जो स्टेप है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से इसके नीचे, वो कौन सा स्टेप होगा, सर, थर्ड, मतलब कौन सा का 6। अब जो मतलब 6 वाला स्टेप ये, तो आपको ध्यान रखना ये वाला स्टेप्स है, आपको कॉपी में लिखते रहना नीचे। सही, तो यहाँ पर कौन से स्टेप्स हो जाएगा, अब ये फिफ्थ हो गए। स्टेप कितने हो गए, फिफ्थ। ध्यान रखिए, एक स्टेप तो होगा 1। सही, यहाँ पर लिखता है देखो 1 हो गया,
ये स्टेप क्या हो गया सेकेंड, ये क्या हो गया थर्ड, ये क्या हो गया फोर्थ, ये वाला क्या हो गया फिफ्थ। सी अब देखते हैं फिफ्थ इसमें क्या होगा। अब किसमें पीजीएल, अब रिएक्शन में क्या पार्टिसिपेट करेगा पीजीएल। अब जो पीजीएल है, जो पीजीएल है वो कन्वर्ट हो जाता है पीजीएल, मतलब यहां पर सी पीजीएल डायरेक्ट यहां पर पीजीएल, तो आपको समझो ये वाला रिएक्शन दोबारा यहां पीजीएल लिख देता हूं ऐसे पीजीएल, ये पीजीएल है सी फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड है। सही आपको अब यहाँ अब अगर आप यहाँ से नीचे उतारते हो तो आपको एक ही बार लिख दो, जरूरत नहीं दोबारा लिखने की, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर दोबारा लिख दूँ। ये पीजीएल मैंने यहाँ पर लिख दिया पीजीएल। सही अब ये जो पीजीएल है ये इसके अंदर देखो कितने फिर बनाओ ऐसे 1 2 3 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे क्या है कार्बन। अब ये कन्वर्ट हो रहा है 1,3 बाई पीजीए, 1,3 बाई पीजीए। सही फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड को हम फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड भी पढ़ते हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड भी पढ़ते हैं या फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड या फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड भी पढ़ेंगे। जो भी एनसीईआरटी में दिया हो देख लेना, दोनों सेम ही है, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड भी बोलते हैं और फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। अब होगा क्या ध्यान रखना इस रिएक्शन में, पहले आप देखो क्या होगा यहाँ पर, ये फॉस्फोरस इस तो था लेकिन फॉस्फोरस यहाँ भी आके ऐड हो गया, 1,3 तभी हो गया 1,3 बाई पीजीए। अब जो यहाँ फॉस्फोरस आता है ये वाला, ये जो किसके ब्रेकडाउन से आगा, ये आगा H3PO4 से, फॉस्फोरिक एसिड से। ये आपको ध्यान रखना है, किससे आगा फॉस्फोरिक एसिड से, फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फोरस आगा, ना कि एटीपी के ब्रेकडाउन से, ना कि किसके आगा एटीपी के ब्रेकडाउन से। तो वैसे ही लिख देता हूँ यहाँ पर ऐसे इस तरीके से H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड से आगा क्या फॉस्फोरस जो यहाँ पर आके ऐड हो रहा है। क्लियर है, हाइड्रोजन भी देगा। सही अब ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्या बन जाता है, ये दोनों देगा तो यहाँ पर NADH2 बनता है। क्या बनता है NADH2, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या बनेगा NADH2। सही ये आने के बाद ये जो है इसका फॉस्फोरस किसके यहाँ पर ये इसका जो फॉस्फोरस ऐड होगा, इसका क्या होगा जो H3PO4 इसका फॉस्फोरस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और इसके जो हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन क्या यहाँ पर NAD प्रेजेंट होता है तो NAD को अपने दोनों हाइड्रोजन दे देगा तो क्या बन जाता है यहाँ पर NADH2। क्या बन जाता है NADH2, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देगा फॉस्फोरस भी देगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देने की वजह से यहाँ पर जो एंजाइम होता है, सही एंजाइमों से पढ़ेंगे डिहाइड्रोजीनेज। एंजाइम का नाम क्या पढ़ते हैं डिहाइड्रोजीनेज, डिहाइड्रोजीनेज, यहाँ पर डिहाइड्रोजीनेज, डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम का नाम होगा। एनसीईआरटी ने ज्यादा नेम नहीं दिए, जितने नेम दिए उतने देख लेना, लेकिन आपको याद करना सही है नीट के अकॉर्डिंग। सही तो इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है फॉस्फोरस ऐड आके हो रहा है तो उसको भी पढ़ते हैं फॉस्फोराइलेशन। रिएक्शन क्या बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। रिएक्शन क्या पढ़ेंगे 6 वाली है, ये कौन सा स्टेप फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन क्या पढ़ेंगे कितनी बार होगा थर्ड क्योंकि ये फॉस्फोरस ऐड हो रहा है। सही अब ध्यान रखना ये चीज जरूर ध्यान रखना 6 स्टेप्स में जो फॉस्फोरस ऐड होता है वो एटीपी के ब्रेकडाउन से नहीं होता है, वो फॉस्फोरिक एसिड के ब्रेकडाउन से होता है। क्लियर है। और हाइड्रोजन होंगे दो NAD के साथ मिलकर क्या बनाएंगे NADH2, क्या बना लेते हैं NADH2। तो यहाँ पर एक NADH2 का फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान रखना 1,3 बाई पीजीए है, ये कन्वर्ट हो जाता है 3 पीजीए में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा 3 पीजीए फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड या फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। 3 पीजीए का मतलब क्या होगा, देखो फिर लिखें ये 3, ये कितने हो गए। तो अब इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें कहने का मतलब एक फॉस्फोरस कम हो गया। यहाँ 2 फॉस्फोरस थे, अब क्या हुआ पे एक फॉस्फोरस कम हो गया। वो फॉस्फोरस कम होने का मतलब क्या हो गया, वो फॉस्फोरस इससे आगे मिल जाता है, किससे ADP। ये ADP और प्लस फॉस्फेट के साथ आगे मिलेगा, क्या बना लेगा ATP। क्या बना लेगा ATP। तो यहाँ पर ATP बनेगी सबसे पहले ATP यहाँ पर हम देख रहे हैं ATP बना। क्लियर हो गया। यहाँ फॉस्फोरस कितने 2, यहाँ पर कितने हो गए जो 1,3 बाई पीजीए वो किसमें कन्वर्ट हो गया 3 पीजीए में। किसमें कन्वर्ट हो गया 3 पीजीए में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट 3 पीजीए के 3 पीजीए का माना देखो इस तरीके से भी लिख के दे रहा हूँ आपको समझ में आता रहा है। इसलिए तो हुआ क्या, यहाँ का जो फॉस्फोरस था वो ADP के साथ मिलके क्या बनाया AD ने उसने ट्राईफॉस्फेट, पहले क्या डाईफॉस्फेट
ये यहाँ एडीपी प्रेजेंट होगी, उसके साथ ये फॉस्फोरस मिल जाएगा, क्या बना लेगा एटीपी, क्या बना लेगा एटीपी। सही, जब भी एटीपी बनती है तो नीचे वाले का नाम लेते हैं, जैसे हम पीजीए और लगा दो काइनेज, तो एंजाइम का नाम होगा पीजीए काइनेज, एंजाइम का नाम लिख दोगे पीजीए काइनेज, ये ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्या होगा पीजीए काइनेज, एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा पीजीए काइनेज, पीजीए काइनेज। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, आपको कहीं भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है इसमें, क्लियर हो गया, पीजीए काइनेज एंजाइम हो गया। सही, अब इस रिएक्शन को क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर फॉस्फोरस निकला है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाली पहला स्टेप ऐसा हुआ जिसमें क्या हुआ, फॉस्फोरस मतलब इस रिएक्शन से निकला है, सब में फॉस्फोरस, जहाँ में देखा यहाँ फॉस्फोरस ऐड हुआ, यहाँ भी फॉस्फोरस ऐड हुआ, यहाँ भी फॉस्फोरस ऐड हुआ, लेकिन यहाँ फॉस्फोरस निकला, तो इसको 7 जो स्टेप है इसको पढ़ते हैं डे फॉस्फोराइलेशन। क्या पढ़ते हैं, डे फॉस्फोराइलेशन, डे फॉस्फोराइलेशन, क्या पढ़ते हैं डे फॉस्फोराइलेशन, डे फॉस्फोराइलेशन, ये क्लियर है, डे फॉस्फोराइलेशन। पहले क्या पढ़ लेते, फॉस्फोराइलेशन, यहाँ क्या होगा डे फॉस्फोराइलेशन। अब ये क्या होगा, ये 2PGA है, तो अब देखो क्या स्टेप्स होगा, ये वाला, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2PGA, किसमें 2PGA, 2PGA का मतलब क्या होगा, जो ये इसके अकॉर्डिंग पहले फॉस्फोरस ये 3 नंबर पे था, अब किसमें नंबर पर आ जाएगा, 2 नंबर पे आ जाएगा, लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दूसरे का आइसोमर है। सही, तो एंजाइम क्या होगा, आइसोमरेज और म्यूटेज, एंजाइम का नाम क्या लिखोगे, अब यहाँ पर आइसोमरेज भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो म्यूटेज, तो यहाँ पर जो एंजाइम होता है, एंजाइम होगा वो क्या होगा आइसोमरेज और म्यूटेज, एंजाइम का होगा आइसोमरेज और क्या बोल सकते हैं म्यूटेज, क्या पढ़ेंगे उसे म्यूटेज, से म्यूटेशन हो गया, चेंज हो गया इसमें यहाँ पर, क्लियर हो गया। तो इस रिएक्शन को ही क्या पढ़ते हैं हम, जो स्टेप 8 रिएक्शन है ये वाली, आइसोमराइजेशन, क्या पढ़ेंगे आइसोमराइजेशन, क्या पढ़ेंगे आइसोमराइजेशन। अब जो आइसोमराइजेशन कौन सा होगा, देखो आइसोमराइजेशन फर्स्ट, सेकंड, ये क्या होगा आइसोमराइजेशन थर्ड, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये है जो 2PG है, ये कन्वर्ट हो जाता है कि ये ध्यान रखना, ये ऐसी रहेगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, किस पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, किसमें कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, इसमें कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना, किसमें कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में क्या होता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, यहाँ पर किसका, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करने के लिए जो एंजाइम होगा उसको हम जो करते हैं एनोलेज, एंजाइम का नाम कौन सा होता है एनोलेज, क्या नाम होगा एनोलेज, क्या नाम होगा एनोलेज। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, वाटर निकल रहा है, क्या पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन, क्या बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन, ये ऐसे सब कुछ सेम रहेगा। ये होगा क्या, सिर्फ इसमें से PGA में से क्या निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा, तो उसे क्या पढ़ेंगे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, क्या पढ़ते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। सबसे लास्ट रिएक्शन, सबसे लास्ट रिएक्शन, अब ये जो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें फॉस्फोरिक एसिड में, ये फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है, ये जो 3 कार्बन है, 3 कार्बन लेंगे, लेकिन जो फॉस्फोरस है वो निकल जाएगा। फॉस्फोरस निकलने का मतलब क्या होगा, यहाँ जो ADP है, सही ADP के साथ मिलके ये ADP प्रेजेंट होगी, ADP, यहाँ क्या होगा फॉस्फोरस, इसके साथ मिलके क्या बना लेगा ATP, क्या बना लेगा ATP, तो डायरेक्ट ATP लिख देता हूँ ये, सही ADP से क्या बन जाएगा ATP, ये चलो फॉस्फोरस से कर देते, यानी ये वाला फॉस्फोरस यहाँ पर आ गया, क्या बन गया ATP बन गया। तो लास्ट वाली रिएक्शन में ATP बन रही, नीचे लिख देंगे, तो एंजाइम का नाम क्या होगा PA लिख दो, तो एंजाइम का नाम PA, नीचे वाला स्टेप PA काइनेज, क्या होगा PA काइनेज, PA काइनेज। और रिएक्शन को क्या पढ़ेंगे इसको 10th स्टेप में डे फॉस्फोराइलेशन, डे फॉस्फोराइलेशन, ये है। क्या था इसमें बताओ, कोई भी स्टेप आपको लगा कुछ हार्ड हो, कुछ भी नहीं, बस एंजाइम के नेम याद रखना है और स्टेप देखना है हमको। देखो ग्लूकोज है, NCERT में क्या दिया, ग्लूकोज कन्वर्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, ये दोनों टूट जाएंगे,
किसमें डाइहाइड्रोक्सो एसीटोन फॉस्फेट में पीजीएल में ये दूसरे से इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं एक दूसरे में। तो रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये पीजीएल। तो पीजीएल मैंने दोबारा यहाँ पर लिख दिया है, एक ही बार लिखना है आपको, एक जो लिख गया डायरेक्ट यहाँ पर जो रिएक्शन है कौन सी होगी 6, तो क्या पर होगा इस वाली जो पीजीएल है इसमें कार्बन मतलब 3 कार्बन पे फॉस्फोरस लगा तो एक फॉस्फोरस आगे और लग जाएगा, सही है। और यहाँ पर क्या बनाता है NAD से जो इसका हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन आके मिल जाएंगे तो NAD से क्या बन जाएगा NADH2, क्या बन जाता है NADH2 का फॉर्मेशन होगा, सही है। हाइड्रोजन भी ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो होगा डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा होता है डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर फॉस्फोरस ऐड हो रहा है तो रिएक्शन को क्या पढ़ेंगे फॉस्फोराइलेशन, क्या पढ़ेंगे फॉस्फोराइलेशन। तो ध्यान रखना यहाँ तक जो भी जिनके एनसीईआरटी में ध्यान दिए यहाँ तक जो स्टेप है वो एनसीईआरटी ऐसे दिए थे, उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके फिर यहाँ तक ऐसे यहाँ तक इस रिएक्शन को क्या दे दिया, क्या नाम दे दिया फॉस्फोराइलेशन, क्या दे दिया फॉस्फोराइलेशन। और इसके बाद जो रिएक्शन डायरेक्ट अगर 2 स्टेप में बांटे इसको क्या बोल दिया डेफॉस्फोराइलेशन। यहाँ से लेके वहाँ तक क्या दिया फॉस्फोराइलेशन, उसके नीचे क्या है डेफॉस्फोराइलेशन, क्या दे दिया डेफॉस्फोराइलेशन। अब एक एक स्टेप बहुत सही तरीके से देखना आपको, पीजीएल है सही है, मैंने यहाँ बता दिया फॉस्फोरिक एसिड से आते हैं फॉस्फोरस। सबसे पहले ये ध्यान रखना है एटीपी के ब्रेकडाउन से नहीं आएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन ऐड होते हैं, NADH2 का फॉर्मेशन होता है, NADH2 का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। तो पीजीएल है बता दिए, इसमें कन्वर्ट हुआ 13/PgA, 13/PgA 3Pg में कन्वर्ट हो गया, एक फॉस्फोरस कम हो गया, ADP के साथ मिलकर क्या बना लिया ATP बना लिया, 3Pg है ये 2Pg में, ये दूसरे के इंटर कन्वर्ट होते हैं सही, आइसोमरेज है म्यूटेशन थोड़ा इनमें चेंज हो जाता है सब कुछ। ये 3Pg है ये किसमें 2 मतलब ये यहाँ से यहाँ पर आ गया सही। तो क्या आइसोमरेज, जो क्या पढ़ेंगे म्यूटेज, क्या पढ़ेंगे आइसोमरेज और म्यूटेज। कहीं भी एक भी स्टेप में आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं करना है यहाँ पर, सही है कहीं भी। और इस रिएक्शन क्या हुआ आइसोमराइजेशन, फिर मतलब 2Pg है किसमें कर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। तो ये क्या होता है यहाँ पर जो इसका एक वाटर का मॉलिक्यूल है जो इसके अंदर होगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाए तो उसे क्या पढ़ते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में अभी देखते हैं एक फॉस्फोरस अब है वो फॉस्फोरस भी निकल जाता है, निकल के क्या बना लगा ATP। लास्ट में क्या होता है फॉस्फोरिक, ये क्या होता है सी पायरुविक एसिड, लास्ट में क्या बच रहे हैं हमारे पास पायरुविक एसिड, जो PA का मतलब क्या होगा पायरुविक एसिड, NCERT में दिया हुआ है। अब ध्यान रखना आप ये स्टेप, एक बार रिएक्शन होगी PGL तो दोबारा ये जो डाइहाइड्रोक्सो एसीटोन फॉस्फेट ये दोबारा कन्वर्ट होगा किसमें PGL में, फिर ये रिएक्शन दोबारा होगी। ध्यान रखना एक PGL कन्वर्ट हुआ ऐसे कन्वर्ट हो गया फॉस्फोरिक एसिड में, फिर ये दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं। अब ये डाइहाइड्रोक्सो एसीटोन फॉस्फेट ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो ये रिएक्शन दोबारा होगी। तो ये जो रिएक्शन होती है 2 बार होती है, 2 बार होती है, सभी के आगे आपको 2 लिख देना है ऐसे, यहाँ भी 2 सही है, यहाँ भी 2, सब में 2-2 सही है, यहाँ भी 2 बार रिएक्शन होगी सही, 2 बार रिएक्शन होगी तो यहाँ 2 ATP, सब कुछ 2-2 हो जाएंगे सही। यहाँ पर 2 फॉस्फेरस, यहाँ पर जो रिएक्शन ये भी क्या रिएक्शन होगी, ये भी 2 बार होगी, तो यहाँ भी क्या होगी 2 बार रिएक्शन होगी तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे सही। यहाँ रिएक्शन भी क्या होती है 2 बार होती है, तो 2 बार होती है तो 2 ATP बनेंगे और 2 क्या बनेंगे 2 क्या बनेंगे फॉस्फोरिक, ये क्या बनेंगे पायरुविक एसिड, 2 क्या बनते हैं पायरुविक एसिड। तो ये भी आपको ध्यान रखना ये 2 क्यों लिखे गए हैं, क्योंकि एक बार रिएक्शन हो गई PGL बिल्कुल कन्वर्ट हो गया किसमें पायरुविक एसिड में, अब ये दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें तो ये दोबारा रिएक्शन होगी, तो सबके आगे 2-2 लिखा होगा 2। इतना क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको याद रखना है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना। अब देखो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था उसका यूज, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था उसके मैंने बताया था किसमें, अभी आपको 1-3 स्टेप में क्या होता है ATP कंज्यूम होते हैं, क्या होते हैं ATP कंज्यूम बताया था। तो देखो 1 स्टेप में 1 और 3rd स्टेप में यहाँ ATP क्या हो रहा है कंज्यूम, एक ATP खत्म हुई, तो मतलब ATP कंज्यूम कितनी होगी 1 और 3 स्टेप में, तो 2 ATP क्या हो रही कंज्यूम, 2 ATP क्या हो रही है कंज्यूम, 1-3 स्टेप बताया था, 2 ATP क्या हो रही है कंज्यूम हो रही है, क्लियर हो गया। फिर मैंने बताया था 6 स्टेप में क्या होता है, देखो 6 स्टेप्स बताया था, ये वाला कौन सा है 6 है, ये वाला 6 स्टेप्स है, यहाँ क्या बनना है NADH2 बनना है। तो रिएक्शन 2 बार होती है तो कितने NADH2 बनेंगे 2 NADH2, कितने बनेंगे 2 NADH2, कितने बनते 2 NADH2। अब क्या थे ATP क्या बनेगी 7 स्टेप कौन सा, देखो 7 स्टेप पे ATP बन रही है और 10 स्टेप पे, तो कितनी ATP बनना है 7 और 10 स्टेप पे, 7 और 10 स्टेप ATP बनना है कितने 2-2 बनी, तो कितनी ATP बनी 4 ATP, कितनी बनी 4 ATP। अब देखो इस टोटल में देखें, अब एक चीज ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब जाएगा NADH2 तो एक NADH2 से 3 ATP बनती है, एक NADH2 से कितनी ATP बनती है 3,
तो 2 NADH2 से कितनी एटीपी बनेंगे 6, कितनी बनेंगे 6। सही, ये तो डायरेक्ट एटीपी बननी है। NADH2 भी एटीपी बनाते हैं, NADH2 भी एटीपी बनाते हैं। ध्यान रखना सबसे ज्यादा सिंपल अगर कोई ये कोई मतलब चैप्टर है तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, जो आपको समझना है, ज्यादा याद मतलब याद तो हो ही जाएगा ये नेम, तो समझने वाली चीजें वो यही है। तो अब देखते हैं टोटल नंबर नेट गेन कितना हो रहा है एटीपी का। ध्यान रखना यहाँ पर 2 एटीपी कंज्यूम हो रही है, सही है, और 1 NADH2 कितने के बराबर होता है 3 एटीपी के। कैसे होता है वो लास्ट में देखेंगे, अभी सिर्फ आपको देखना है, इतना सिर्फ याद रखना है कि 1 NADH2 3 एटीपी बनाता है, तो 2 NADH2 कितने बनाएंगे 6 एटीपी। कितने बनाएंगे 6 एटीपी, और कितने 4 एटीपी, यहाँ कितने 4 एटीपी। तो एटीपी बनी कितनी है 6 और 4, सही। ये एटीपी डायरेक्ट बनती है, यहाँ पर डायरेक्ट इसी रिएक्शन में बनने की मैंने जब भी एटीपी डायरेक्ट बने उसे बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या पढ़ते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ध्यान रखना टोटल एटीपी बने 6 ये 4, ये तो कितनी बनी 10 एटीपी, 10 एटीपी की और ये बन रही है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है एटीपी का, और 2 एटीपी क्या हो रही है कंज्यूम हो रही है। तो देख रहे ग्लाइकोलाइसिस में, जो ग्लाइकोलाइसिस में टोटल नंबर ऑफ एटीपी का नेट गेन कितना होता है, ये माइनस, तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। नेट गेन अब एटीपी का 8 एटीपी का, कितना 8 एटीपी जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, जो मतलब एटीपी जो मिल रही है ग्लाइकोलाइसिस से, वो कितनी मिल रही है 8 एटीपी। कितनी मिल रही है 8 एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस का जो ग्लाइकोलाइसिस से जो हमें एटीपी मिल रही है वो कितनी मिलती है टोटल 8 एटीपी का फॉर्मेशन। डायरेक्ट एटीपी कितनी मिलती है 4, डायरेक्ट भी ध्यान रखना, सही। अब देखिए डायरेक्ट कितना नेट गेन होता है एटीपी का, डायरेक्ट कितना हो जाएगा 2 एटीपी तो डायरेक्ट कंज्यूम हो रही है एटीपी, और डायरेक्ट बनने कितनी नहीं है 4। तो डायरेक्ट पूछे तो कितना आंसर आ जाएगा 2 एटीपी, डायरेक्ट कितना आ जाएगा 2 एटीपी। तो ओवरऑल पूछे, ओवरऑल रिजल्ट है किसका ग्लाइकोलाइसिस का, कितनी एटीपी का, तो कितना आ जाएगा 8 एटीपी। कितना आ जाता है 8 एटीपी आता है। ये रखना है आपको याद, बहुत ज्यादा सिंपल है, समझ लो। फिर समझने की मतलब 1-2 बार आप देख लेना, आपको बिल्कुल ही याद हो जाएगा, ये कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, सही। ये मैंने स्टेप पहले बताया कि आप तो हमारी 2 एटीपी खर्च हो रही है, 4 एटीपी बनती है डायरेक्ट, और 2 NADH2 बनते हैं। 2 NADH2 का मतलब कितना होता है 6 एटीपी। 1 NADH2 बराबर होता है 3 एटीपी के, तो ये कितने बराबर यहाँ पर हो गए 6, 4 इधर 6 4 10 एटीपी बनी, 2 एटीपी खर्च भी हो रही है यहाँ पर, देखो एटीपी यहाँ खर्च हुई, तो जो हमें नेट गेन एटीपी का मतलब वो 8 एटीपी, कितना 8 एटीपी। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सही तरीके से आपको देखना है, सही है। कहीं भी समझ में ना तो आप दोबारा पूछ सकते हो, एक बार मैं क्लास में आपको रिवाइज करा दूंगा जब लोग आप आ जाओगे, है सिंपल, क्लियर है। कल इसके बाद रिएक्शन देखते हैं, पायरुविक एसिड अब कैसे इंटर करता है, कैसे नहीं करता इंटर, वो कल देखते हैं, सही। थैंक यू वेरी मच।